चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस के क्लास 7 के चैप्टर 12 के बारे में, जिसका नाम है पादप में जनन। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पादप में जनन, तो जनन का अर्थ क्या होता है? क्लास 6 में भी आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं और माता पिता से संतान की उत्पत्ति ही जनन कहलाती है। यानी कि जो सभी जीव होते हैं वो सोचते हैं कि उनके जैसे ही जो है उनके मतलब बच्चे हों, ताकि उनकी वंशज आगे बढ़े और फिर वो आगे चल करके और दूसरे अपने वंशजों को भी उत्पन्न करें। तो इस तरह से सभी जीवों में क्या होता है, जनन की प्रक्रिया होती है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जनन की विधियों के बारे में। तो क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था पादप के विभिन्न भागों के बारे में। दोस्तों पादप की जनन की जो विधियां होती हैं, हम आज के चैप्टर में सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। वैसे तो जनन का जो प्रोसेस है वो जंतुओं में भी होता है, सब जीवों में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम सिर्फ पौधों के जनन के बारे में ही पढ़ेंगे और उनमें जो जनन की विधियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे पौधों के भाग थे। उसमें हमने देखा था कि पादप के विभिन्न भागों के नाम थे। तो जैसे कि उनमें क्या होता है, पत्तियां होती हैं, तने होते हैं, जड़ होते हैं, ये सब पादप के क्या होते हैं, भाग होते हैं। और इन भागों को हम पादप के कायिक अंग कहते हैं। ये जो पादप के ये जो अंग होते हैं इन्हें हम कायिक अंग कहते हैं, या ये कायिक अंग कहलाते हैं। तो वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। जैसे जब पौधे छोटे रहते हैं तब तो पुष्प नहीं रहते, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं कुछ समय के बाद आपने देखा होगा कि उसमें पुष्प निकलने लगते हैं। और आपने जैसे कि बसंत ऋतु में आम के वृक्षों में भी देखा होगा, जिसे हम लोग बौर बोलते हैं, वो क्या है, वो आम के पुष्प का है, वो आम के पेड़ का क्या है, पुष्प है। और यही पुष्प बाद में रसीले आमों में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें निर्मित हो जाता है, जिसका हम गर्मियों में आनंद उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और उनके बीजों को फेंक देते हैं और फिर वही बीज अंकुरित होकर के नया पादप बना देते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में फिर पुष्पों की क्या भूमिका है? क्या सिर्फ केवल बीज से ही जनन होता है? तो ऐसा नहीं है। पौधों में जो जनन की प्रक्रिया है वो कई प्रकारों से होती है। तो पुष्प पादप में क्या होता है, एक जनन का कार्य करता है। जैसे कि जनन का जो कार्य है, मेन कार्य पुष्प के द्वारा ही किया जाता है पादपों में। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या एग्जाम में पूछे कि पादप का जनन अंग क्या है, तो पुष्प है। तो किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग या फिर केवल मादा जनन अंग या फिर दोनों ही हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक पुष्प है तो उसमें सिर्फ केवल नर या मादा ही हो, या ये भी हो सकता है कि एक ही पुष्प में नर जनन अंग भी हो सकते हैं और मादा जनन अंग भी हो सकते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों ही भाग एक पुष्प में हो सकते हैं। तो पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं और ये दो प्रकार से होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक और लैंगिक जनन क्या होता है? तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन में पादप बिना बीज के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई दूसरा बीज नहीं बल्कि बिना बीज के ही दूसरे पादप को उत्पन्न करते हैं। जबकि लैंगिक जनन में जो पादप होते हैं वो बीजों से प्राप्त होते हैं, जहाँ जो बीज हैं उनसे प्राप्त होते हैं। हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के बारे में कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों या बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। आपने सही समझा, यानी कि ऐसा जनन जिसमें बिना बीज के ही जो है वो नए पौधे उग जाते हैं, बीज की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन हमने ज़्यादातर देखा था जैसे कि यहाँ पहेली भी सोच रही है कि जो पौधे हैं वो बीज से ही उगाए जाते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू या गुलाब इन सब के तो बीज नहीं देखे, तो इनमें कैसे जनन होता है? तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कायिक प्रवर्धन के बारे में। यहाँ प्रवर्धन का अर्थ है कायिक जनन। तो कायिक जनन क्या होता है? जैसे कि अभी आपने पढ़ा कायिक अंग क्या कहलाते हैं, जो पौधों के तने हो गए, जड़ हो गई, उनकी जो पत्तियां हो गई, ये सभी उनके कायिक अंग कहलाते हैं। तो यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, कायिक प्रवर्धन, जिसमें पादपों के मूल, तने, पत्ती अथवा उनकी मुकुल यानी कि कलियां
जैसे किसी कायक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि पादप जनन के कायिक भागों से होता है, क्योंकि यहाँ पर जनन जो है वो पादप के कायिक भागों से होता है, इसीलिए इसे हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। यहाँ पर जो जनन है वह बीजों से नहीं होता, बल्कि पौधों की जो अन्य भाग होते हैं, जो उनके कायिक अंग होते हैं, उनसे होता है। इसीलिए हम इसे कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। इसको आप एक एक्टिविटी से समझिए। एक्टिविटी 12.1, इसमें हमसे कहा गया है कि आप पौधे को लीजिए और उसके पर्व संधि को काटिए। अब आप सोच रहे हैं पर्व संधि क्या है? तो पर्व संधि जो है उसका वह हिस्सा जहाँ से क्या आपको दिखे कोई कली निकलती दिखे, या फिर जहाँ से जो दो पत्तियां हैं वो अलग होती हैं। यानी कि पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। आपने देखा होगा पत्तियां कहाँ से निकलती हैं, तो जिस जगह से निकल रही हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? पर्व संधि। तो इस भाग को आप काट लीजिए और उसके बाद आप उसको मिट्टी में कुछ देर के मिट्टी में उसको दबा दीजिए। फिर उसके बाद इसमें क्या आप करिए, इसको हम कलम कह सकते हैं। जो कटा हुआ भाग है ना उसे हम कलम कहते हैं, कलम भी कह सकते हैं या फिर कर्तन भी कह सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए, मतलब कुछ देर के लिए नहीं, मतलब इस कटे हुए भाग को हमेशा के लिए मिट्टी में दबा दीजिए, जैसे कि आप एक बीज को बोते हैं वैसे ही। फिर उसमें आप पानी डालते रहिए। फिर कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वहाँ से एक नया पौधा निकल कर तैयार हो रहा है। तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर जो है जल डालने से, जैसे उसमें हमने मिट्टी में डाला और जल डाला, तो जल डालने से धीरे धीरे वहाँ पर क्या होने लगा, नया पौधा उग के चला आया। ऐसे ही आप और भी पौधों का उपयोग करके इस क्रियाविधि को दोहरा सकते हैं। जैसे मनी प्लांट का पौधा हो गया, उसमें भी आप उसका पर्व संधि वाला हिस्सा काट लीजिए और ज़मीन में उसको गाड़ के, उसमें मिट्टी में गाड़ के उसको उसमें पानी डालिए, तो कुछ समय के बाद वहाँ से एक नया पौधा निकल के चला आता है। तो इस टाइप से जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को भी खिलते देखा होगा, कि पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, यानी जहाँ से पत्ती के पर्व संधि का जो जुड़ाव बिंदु होता है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें भी कलिकाएं या मुकुल होती हैं और यही कलिकाएं जो हैं वो विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। और कली में एक छोटा सा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां होती हैं, यानी कि छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जो कि एक दूसरे में सटी हुई रहती हैं, यानी एक दूसरे से चढ़ी हुई रहती है। और यही कायिक कलिकाएं जो हैं वो नए पादप को जन्म भी दे सकती हैं। तो इस टाइप से हम वहाँ पर पढ़े कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। अब हम एक और एक्टिविटी समझते हैं, एक्टिविटी 12.2। इसमें हमको क्या करना है कि आप एक ताज़ा आलू लीजिए या फिर रखा हुआ आलू भी ले सकते हैं, जिसमें क्या निकल जाए, इस टाइप की कलिकाएं निकल जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आलू में जो कलिकाएं निकलती हैं उसको ज़्यादातर हम कुछ लैंग्वेज में उनको आँख भी बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि जहाँ पर आपको आलू की आँख दिखाई दे रही है उस हिस्से को काट लीजिए, उसे को ज़रूर काटिए, उसको छोड़ मत दीजिए। उसको, उस टुकड़े को ले करके उसमें उसको आप क्या कीजिए, जैसे अभी आपने उसमें कलम लगाया था वैसे इस आलू को भी आप क्या कीजिए, ज़मीन में खोद करके डाल दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए और फिर उसको कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए। फिर आप देखेंगे कि आलू के टुकड़ों को मिट्टी में जिसमें आपने दबाया था, कुछ दिनों के बाद वहाँ पर आप देखेंगे कि पेड़ निकल कर आया है। इसी टाइप से जो है आप अदरक और हल्दी को भी कर सकते हैं, उसमें भी इसी टाइप से उनका जो है आप कायिक प्रवर्धन वाला हिस्सा काट लीजिए, कायिक अंग उसका काट करके ज़मीन में उसको गाड़ के पानी डालिए, फिर वहाँ से भी नया पौधा निकल के आ जाएगा। तो और भी अन्य पौधे होते हैं, जैसे ब्रायोफिलम, जिसे हम पत्थर चट्टा कहते हैं। यहाँ पर जो पत्थर चट्टा होती है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, उसके पत्तियों के किनारों में भी गर्त कलिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर आप पत्थर चट्टा की पत्ती को देखिए, ब्रायोफिलम जिसे हम कहते हैं, उसके किनारे किनारे भी बहुत सारी कलिकाएं निकली हैं, पत्तियों में ही कलिकाएं निकली हैं, जिसमें ये भी क्या है, इसका कायिक अंग ही कहलाता है। और फिर इसी को आप क्या कीजिए, जैसे कि अभी आपने सबने किया वैसे यहाँ भी कीजिए, उसको मिट्टी में उसको गाड़ दीजिए, पानी डालते रहिए, फिर वहाँ से भी नया पौधा निकल के आ जाएगा। और आप यहाँ पर देखते हैं कुछ पादप, जैसे कि जो जड़ें होती हैं उनमें भी नए पादपों को जन्म दिया जा सकता है, जैसे शकरकंद या डहेलिया जो है
उनमें जो जड़ें होती हैं वो कायिक प्रवर्धन का काम करती हैं। कैक्टस आपने देखा होगा, कैक्टस का पेड़ तो लगभग सभी के घर में रहता है। उसमें आपने देखा होगा या फिर रेगिस्तान में भी कैक्टस जो है बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि वहाँ पर क्या है कि पादप के वे भाग हैं इसमें जो पादप से अलग हो जाते हैं और नए पादप को जन्म देते हैं। इसमें कैक्टस में जो होता है, इसमें प्रत्येक अलग किया हुआ भाग ही जो है वो नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आप हर जगह पर देखेंगे कैक्टस में कुछ ऐसे रहता है, तो यहाँ पर उसमें यहाँ 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 ऐसे किनारे किनारे जहाँ जहाँ कायिक प्रवर्धन रहता है उसका कायिक अंग, हर एक हिस्सा उसका कायिक लगभग अंग रहता है, तो उससे आप एक नया कैक्टस का पेड़ उगा सकते हैं। तो इस टाइप से हमने पढ़ा कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो दोस्तों कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप जो है वो कम समय में ही उगाए जा सकते हैं और बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा जो नए पादप उगाए जाते हैं उनमें पुष्प और फल जो है वो कम समय में ही उग आते हैं और नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, यानी जैसा आपने पादप उगाया है वो आपने जहाँ से आपने उसको काटा है वो सेम उसी के जैसे ही होगा। उसके अंदर जितने गुण होंगे वो अपने मतलब कि मादा जनन से ही होंगे, यानी पादप जनक के समान ही होंगे, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसके विपरीत हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन में क्या होता है। वहाँ पे लैंगिक जनन में दोस्तों जो पौधे जो होते हैं उसमें माता पिता दोनों के गुण होते हैं और लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप जो है वो बीज उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर बीज नहीं होता है अलैंगिक में, यहाँ पर क्या होता है कुछ अलग ही प्रकार का प्रोसेस होता है जनन करने के लिए। तो उसी में ही हम और पढ़ेंगे दोस्तों मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कायिक प्रवर्धन क्या होता है। मतलब कायिक अंगों से जो उगाया गया पौधा होता है उसे हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। और कायिक अंग आपको पता ही है, तना होता है, जड़ें होती हैं, पत्तियां होती हैं और हर एक पौधों में अलग अलग होता है। गुलाब के पौधों में जो है उनकी जो तने होते हैं वो उपयोग में लाया जाता है। इसी टाइप से कैक्टस का जो पौधा है उसका जो है उसका हर एक पार्ट जो है वो कायिक अंग होता है। इसके अलावा आपने देखा है कि जिसे हम पत्थर चट्टा कहते हैं ब्रायोफिलम, उसका पत्ता ही कायिक प्रवर्धन का काम करता है, यानी कि हर एक पौधा जो है वो अपना अलग अलग कायिक प्रवर्धन होता है, उसका अलग अलग कायिक अंग होता है और अलग अलग प्रकार से उसमें कायिक जनन होता है। अब हम पढ़ते हैं मुकुलन के बारे में। मुकुलन को अगर आपने देखना है तो आप ईस्ट को देख सकते हैं। ईस्ट को आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए। यहाँ पर ईस्ट क्या होता है दोस्तों, ईस्ट में जो है वो गुणन की प्रक्रिया होती है। गुणन यानी जनन की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी अलग टाइप की होती है। यहाँ पर ये ईस्ट जो है वो एकल कोशिका यानी एक कोशिकीय जीव होता है। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं एक्टिविटी 12.3, जिसमें हमको बताया गया है कि आप क्या कीजिए, एक दुकान में जा कर के आप बेकरी से ईस्ट केक खरीद लीजिए या फिर केमिस्ट की दुकान से ईस्ट का पाउडर खरीद लीजिए। फिर उसको आप क्या करिए, चुटकी भर को ले करके उसमें जल डाल लीजिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद आप उसमें एक एक चम्मच जो है शक्कर डाल करके उसको जल में घोल लीजिए और फिर उस पात्र को कमरे के गर्म भाग में रख लीजिए। 1 घंटे के बाद आप उसमें देखेंगे कि उसमें आप एक कांच की स्लाइड पर रख करके तो आपको कुछ अलग सा उसमें दिखाई देगा। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बल्ब जैसी संरचना दिख रही है। ये जैसा बल्ब दिख रहा है वैसी संरचना दिख रही है, जो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वृद्धि करने के बाद जो है वो जनन कोशिका से अलग होकर के एक नया बल्ब बना ले रहा है। तो यहाँ पर जो प्रवर्धन हो रहा है, यहाँ पर जो जनन हो रहा है वो मुकुलन के द्वारा हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो है वो नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर के परिपक्व हो जाती है। पहले तो यहाँ पर एक क्या थी, एक ईस्ट कोशिका थी, फिर धीरे धीरे वो विकसित हो गई। उनका विकसित हो रहा है, देखिए यहाँ पर आप उनका जो मुकुलन है वो विकसित हो रहा है और फिर यहाँ पर मुकुल विकसित होकर के एक नया मुकुल बना लिया और यहाँ पर कौन सा जनन हुआ, मुकुलन हुआ। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे खंडन के बारे में। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिसमें एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है और यह प्रक्रम चलता रहता है और ईस्ट में अक्सर ऐसा होता है। अब हम पढ़ते हैं खंडन के बारे में। खंडन क्या होता है कि आपने तालाबों या फिर ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के आपने कुछ गुच्छे देखे होंगे, जिसे हम शैवाल कहते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से अपने खंडन द्वारा गुणन करते जनन करते जाते हैं और शैवाल 2 या अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं और ये खंड नए टुकड़े या नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और कुछ ही समय में आप देखेंगे कि पूरा क्षेत्र जो है वो शैवाल यानी काई से भर
भर जाता है। इसी टाइप का खंडन का जो प्रोसेस है वो स्पाइरोगायरा में भी होता है। ये भी एक शैवाल ही है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो टूट करके 2 भागों में अलग हो जाता है, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा फिर 2 भागों में अलग हो जाता है, तो धीरे धीरे ये पूरे एक तालाब को भर देता है। तो आपने देखा होगा काई इसी प्रकार से बढ़ती चली जाती है। अब हम पढ़ेंगे बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। कि बीजाणु का निर्माण को समझने के लिए आपने जैसे चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हम लोग डबल रोटी में देखते हैं कि वायु की उपस्थिति में जब उसको हम नमी में रखते हैं तो वहाँ से कवक उग आते हैं। तो डबल रोटी पर रुई के समान जाल जो है बीजाणुओं को आप देखे होंगे, और जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, और बीजाणु जो है वो अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसीलिए ये लंबे समय तक जीवित रहता है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसा कि मॉस और फर्न में आपने देखा होगा, या फिर आप नहीं देखे होंगे तो आप डायग्राम से देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे 12.8 में यहाँ पर फर्न का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है यहाँ आप देख रहे हैं बीजाणुधानी पुंज जो है यहीं से जो है नया पौधा निकल जाता है। तो इस टाइप से हमने देखा कि अलैंगिक जन्म में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। मुकुलन होता है, खंडन होता है, इसके अलावा कायिक प्रवर्धन होता है, और फिर बीजाणु जनन या बीजाणु निर्माण होता है दोस्तों। ये तो इस टाइप से 4 प्रोसेस होते हैं, तो इसको हमें समझना है और हम समझ भी चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है लैंगिक जन्म के बारे में। दोस्तों, पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प जो है वह पादप के जनन अंग होते हैं, और पुंकेसर नर जनन अंग होता है, और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग होता है। आप उसको एक चित्र से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि जो पुंकेसर है वह क्या होता है, हमारा नर जनन अंग होता है, और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग होता है। दोस्तों, पुंकेसर के भी कई भाग होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पुतंतु और परागकोश। इसके अलावा स्त्रीकेसर के कई भाग हैं, जैसे कि वर्तिकाग्र। उसके अलावा यहाँ पर बीजांड है, उसमें जो है अंडाशय और अंडासन है। तो कई भाग होते हैं पुष्प के अंदर। तो इस टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या होता है ये सब। तो उसको एक्टिविटी 12.4 से समझते हैं। जैसे कि आपने सरसों, गुड़हल या फिर पिटूनिया या फिर कोई भी ऐसा पुष्प ले लीजिए, और इसके जनन अंगों को आप अलग अलग करके देख सकते हैं। तो ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर या फिर केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं, यानी सिर्फ जिसमें एक लिंग हो, या तो नर जनन अंग ही हो या फिर मादा। और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं उन्हें हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, जैसे मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे, ये सब क्या है दोस्तों, एक लिंगी पुष्प होते हैं, क्योंकि इसमें नर जनन अंग अलग होता है और मादा जनन अंग अलग होता है। और सरसों का पुष्प हो गया, गुलाब, पिटूनिया, ये सब के पौधे जो होते हैं ये द्विलिंगी होते हैं, क्योंकि इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही होता है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर उसके भागों के बारे में देखें। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि जैसे पुंकेसर में, क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? तो आप डायग्राम से देख के समझ गए होंगे कि कहाँ पर होता है। तो परागकोश क्या होता है दोस्तों? परागकोश में परागकण होते हैं जो कि नर युग्मकों को बनाते हैं। यहाँ पर स्त्रीकेसर में आप देख रहे हैं वर्तिका था, और वर्तिकाग्र और अंडाशय होता है। अंडाशय में एक या एक से ज़्यादा बीजांड होते हैं, और मादा युग्मक यानी कि जो फीमेल होती है या फिर जो अंड का निर्माण होता है वो बीजांड में ही होता है। और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के मिलने से युग्मनज बनता है। थोड़ी सी समझने की यहाँ पर बात है, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं कि जब मेल और फीमेल इन दोनों के युग्मक जब आपस में मिलेंगे तो युग्मनज बनता है दोस्तों। तो फीमेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय के अंदर ही बीजांड होते हैं। और हमारे जो मेल होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती है? पुरुष, यानी कि इसमें पुरुष तो नहीं, इसमें क्या होता है, नर जनन अंग जो होते हैं उसमें क्या होता है, पुंकेसर में क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ पर आपको परागकोश दिखेगा, और फिर इसके अलावा पुतंतु, जिसे हम तंतु भी कहते हैं, वो दिखेंगे।
तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों परागण क्या होता है। तो थोड़ी सी समझने की बात है, 3 वर्ड आपको नए मिलेंगे। एक तो परागण मिलेगा, दूसरा परागकण मिलेगा और तीसरा आपको परागकोश मिलेगा। तो सामान्यतः आप यहाँ पर क्या देखेंगे, सामान्यतः परागकणों में एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः यह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं और जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो वर्तिका पर उस मतलब अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ मतलब परागकण क्या होते हैं, गिर जाते हैं और परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। दोस्तों थोड़ी सी समझने वाली बात है यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो हमारे नर जनन अंग है पुष्प के, उसमें से जो परागकोश है, उस परागकोश में से परागकण निकलते हैं। क्या निकलते हैं? परागकण निकलते हैं। और वह कण इतने हल्के होते हैं कि जो हमारे चिड़िया होती हैं या वायु होता है उनके कारण हवा में उड़ जाते हैं। और जब उड़ जाते हैं तो फिर वो क्या होते हैं कि मादा जनन अंग यानी कि जो फीमेल होते हैं उनके संपर्क में आते हैं। और मादा जनन अंग में क्या सबसे ऊपर होता है? वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र से होते हुए फिर वो वर्तिका से फिर अंदर चले जाते हैं अंडाशय और बीजांड में। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। और जब पुष्प के परागण उसी पुष्प के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे हम परपरागण कहते हैं। ये थोड़ी समझने वाली बात है कि जैसे अगर वहीं पर पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है, तो उसी पुष्प में वर्तिका होगा, उसी पुष्प में वर्तिकाग्र और उसी पुष्प में परागकण होंगे। तो जब वो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो उसे हम स्वपरागकण कहते हैं। और अगर वही स्वपरागण बोलते हैं, और अगर वही परागकण दूसरे पुष्प के उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा, जैसे कि वो मान लीजिए एक लिंगी है, ठीक है, तो उसमें से नर वाला निकल करके चिड़िया के माध्यम से मादा वाले में गया परागकण, तो वहाँ पर जो परागकण जो मिलेगा वर्तिकाग्र से उसे हम कहेंगे परपरागण। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं ये पुष्प में हमेशा आकर्षित हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, सुगंध होता है और इसी सुगंध से वो आकर्षित होकर के दूसरे पुष्प पे बैठ जाते हैं और फिर दूसरे पुष्प पे बैठते हैं। तो इस तरह से जो है वो परागकणों का फैलाव करते हैं और हर एक वर्तिकाग्र पर पहुँचते जाते हैं और इस तरह से जो है वहाँ पर स्वपरागण और परपरागण की क्रिया होती रहती है। अब हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। दोस्तों निषेचन में क्या होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम से समझिए स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस टाइप से यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा परागकण है परागकोश से निकला और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला गया, तो यहाँ पर स्वपरागण हुआ। लेकिन फिर यही वाला जो परागकोश है, इस परागकोश से निकलने वाला परागकण इस दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला गया, तो ये हमारा परपरागण हुआ। तो इस तरह से आप समझ गए कि क्या होता है स्वपरागण और परपरागण। अब हम समझते हैं दोस्तों यहाँ पर निषेचन। जब नर और मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। यानी कि जब नर और मादा दोनों के युग्मक आपस में संयोग करते हैं तो यहाँ पर जो युग्मनज बनता है, मतलब जो भी चीज़ें कोशिका बनती है वो युग्मनज कहलाती है। और युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम ही निषेचन कहलाता है। निषेचन क्या होता है कि नर और मादा युग्मकों का मिलना ही निषेचन कहलाता है, यानी ये पूरी प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर युग्मनज में भ्रूण विकसित होता है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंकुरित होता हुआ परागकण है, ठीक है, ये जो परागकण है यहाँ पर क्या हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। फिर उसके बाद वो क्या किया, यहाँ पर देख रहे हैं आप अकेला अंड कोशिका है, ठीक है। फिर इसके बाद यही जो परागकण है जो अंकुरित हो चुका है, अब वो धीरे धीरे इसी पुष्प के युग्मनज में चला गया, यानी इसी पुष्प के वर्तिका से होते हुए उसके अंडाशय में गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक था, ठीक, अब यहाँ पर 2 हो गए। ये 2 क्या है, एक नर है और एक मादा है, ये दोनों जब, तो यहाँ पर जो प्रक्रिया हुई उसे हम निषेचन कहते हैं। और फिर यही धीरे धीरे पुष्प जो बीज है वो सूख जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फल और बीज का विकास। फल और बीज का विकास क्या होता है दोस्तों कि निषेचन के पश्चात अंडाशय
फल में विकसित हो जाता है। जो भी हमारा अंडाशय है यहाँ आप देख रहे हैं वो फल में विकसित हो जाता है, और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ, सब झड़ जाती हैं, और फिर वही फल धीरे धीरे पक करके रसीला बन जाता है और हम खाते हैं उसमें। और आपने अक्सर देखा होगा कि उनमें बीज भी उपस्थित होते हैं, फिर यही बीज बाद में जाकर नए पौधे बनाएंगे। तो इस टाइप से लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती रहती है। तो यहाँ पर आप और पढ़िए डिटेल से कि निषेचन के पश्चात अंडाशय जो है वो फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझा करके गिर जाते हैं। जैसे कि जो भी चीज़ें पंखुड़ियाँ वगैरह होती है वो नीचे गिर जाती है, सिर्फ बचता क्या है, सिर्फ अंडाशय बचता है। फिर यही परिपक्व हो जाने पर अंडाशय जो है फल के रूप में विकसित हो जाता है। जो है बीज वो विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो कि सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर रहता है, सेफ रहता है। उसके अंदर एक बाहरी आवरण रहता है। जैसे कि आपने कुछ फलें देखे हैं जो गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे कि आम, सेब और संतरा। और कुछ फल जो कठोर होते हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट आदि। इन सब में आपने बीज को देखा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर सेब देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप सेब के जब बीज देखते होंगे उसके चारों ओर आवरण रहता है। फिर आप बीज को ब्लैक कलर को खोलेंगे तो अंदर आपको वाइट कलर का कुछ मिलेगा, जो कि आपको उसका सुरक्षित आवरण है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो बीज का सुरक्षित आवरण है। फिर यही बीज जो है वो बो दिया जाता है और फिर नए पौधे उगाते हैं। इस टाइप से यहाँ पे कठोर चीज़ जैसे बादाम दिखाई गई है, इसके अंदर भी बीज होते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, बादाम जो है वह बीज ही होता है जिसे हम खाते हैं। हम पुष्प के कई भागों को खाते हैं, कभी कभी हम पौधे के हम कई भागों को खाते हैं। कभी कभी कुछ पौधे होते हैं जिसके हम फल को खाते हैं, कुछ पौधे होते हैं उसके हम सिर्फ बीज को खाते हैं। तो खाने के लिए हम उसमें कई चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है। जैसे कि प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप जो है वो विभिन्न स्थानों पर कैसे उगाते हैं, ऐसा बीजों के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। कभी कभी आपने वन और खेत या फिर आपने उद्यान वगैरह में देखा होगा कि आपके कपड़ों पर जो है वो फल के बीज चिपक जाते हैं। तो ये बीज जो है आपके वस्त्रों से कैसे चिपक जाते हैं, जैसे कि अगर वो मान लीजिए नुकीले रहेंगे तो ऐसे हो जाता है, या फिर हल्के होते तो भी चिपक जाते हैं। जैसे किसी पादप के बीज आप मान लीजिए एक ही स्थान पर गिर करके वहीं पर उगाते हैं, तो क्या होगा अगर एक ही जगह पर सभी बीज गिर जाएंगे। तो अगर सभी बीज एक ही ज़मीन पर गिर जाएंगे तो कई सारे पौधे उगेंगे, और उन सभी को क्या चाहिए, ग्रोथ करने के लिए खाद वगैरह चाहिए, जल चाहिए, तो वहाँ पर प्रतिस्पर्धा होने लगेगी। तो ऐसी परिस्थिति ना बने तो पादपों के नवोद्भिद यानी नए पौधे के बीच जो है धूप, खनिज और जल के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। उसमें संभवतः उसमें कोई भी पादप जो है वो स्वस्थ नहीं होगा। तो पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, एक ही जगह पर अगर सारे बीज गिर जाएंगे तो वहाँ पर जो है पादप ना तो अच्छे से विकसित हो पाएगा और ना ही अच्छे से फल दे पाएगा। लेकिन अगर उसी पादप को हम अलग अलग थोड़ी दूरी पर प्रकीर्णित करके नया पौधा उगा दे, या फिर पक्षियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से उड़कर नया पौधा उग जाए, तो वहाँ पर जो पौधे बनेंगे वो अच्छे रहेंगे और उनसे फल जो होगा वो अच्छा विकसित होगा। तो इससे एक ही प्रकार के पादप जो है वो नए उगे पौधों में सूर्य प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा भी कम हो जाएगी। प्रकीर्णन जो है वो पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सहजन और द्विफल के बीज के बारे में दिखाया गया। यहाँ पर जो है उसका बीज है और फिर उसकी पंखुड़ियाँ हैं। तो प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। जैसे सहजन वगैरह है जो, ये बहुत हल्के होते हैं, इनमें पंखुड़ियाँ भी होती हैं, तो ये उड़ जाते हैं हवा में और फिर उसके बाद अपना प्रकीर्णन करते हैं। इसी टाइप से आपने बहुत सारे घास भी देखे होंगे और उनके भी बीज जो है वो हल्के होते हैं। जैसे मदार आपने देखा होगा, उनके बीज हल्के होते हैं। सूरजमुखी जो है उनके भी बीज हल्के होते हैं। इसके अलावा पानी के माध्यम से जो है वह भी प्रकीर्णन होता है। जैसे कि नारियल के जो बीज है उनका प्रकीर्णन पानी के माध्यम से होता है। और कुछ बीज जो है वो जंतुओं द्वारा भी प्रकीर्णित किए जाते हैं। जैसे कि जो कांटेदार बीज होते हैं, उस कुछ बीजों में जो विशेष रूप से हुक होते हैं, तो उनके कारण वो जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और दूसरे स्थानों तक ले जाए जाते हैं। जैसे कि यूरेना और जैंथियम हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों सूरजमुखी का जो पुष्प है उसमें किस टाइप से पंखुड़ियाँ हैं, ये उड़ जाती हैं हवा में, तो प्रकीर्णन होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मदार का जो है उसके प्रकीर्णन हो रहा है, उसके बीज का, क्योंकि उसमें भी पंखुड़ियाँ होती हैं, हल्के होते हैं। इसके अलावा ये जैंथियम का आपको दिख रहा होगा बीज। तो इस तरह से कुछ पौधों के फल जो है वो झटके के साथ क्या होते हैं, फट जाते हैं, जिससे उसके अंदर स्थित बीज जो है वो हवा में प्रकीर्णित हो जाते हैं और बीज जो है वो जनक पादप से जाकर के दूर गिरते हैं और फिर बाद में
में ऐसे ही पादप में विकसित हो जाते हैं। और इस टाइप से आप पादप का जो है वो प्रकीर्णन समझ सकते हैं। प्रकीर्णन का अर्थ होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर फैलना। तो आज आपने क्या क्या चीज़ें सीखा? हमने सीखा कि सभी जीव अपने किस्म को बनाए रखने के लिए एक जनन या फिर गुणन करते हैं, यानी जनन करते हैं दोस्तों। और पादप में जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ अलग विधियाँ होती हैं, जैसे कि खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण या कायिक प्रवर्धन। अभी आपने सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का जो युग्मन होता है, ठीक। और कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तने और जो जड़ें होती हैं उनमें कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। यहाँ पर बीज नहीं होता है, बल्कि उससे पौधों के अंगों से नया पौधा उगाया जाता है। पुष्प पादप का क्या होता है? एक जनन अंग होता है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर या फिर मादा जनन अंग होंगे, और द्विलिंगी होगा तो दोनों लिंग उसमें उपस्थित होंगे, यानी नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में होंगे। और नर युग्मक परागकणों के अंदर, मादा युग्मक बीजांड में पाया जाता है। यानी कि अगर नर युग्मक कहें तो वो परागकणों के अंदर, और मादा युग्मक जो है वो बीजांड के अंदर पाए जाते हैं। दोनों अलग अलग जगह पे होते हैं दोस्तों। तो किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम ही परागण कहलाता है। परागकणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है। और परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। और परपरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन ही निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल तथा जंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन पहला, एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने। दूसरा, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने। तीसरा, नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। यानी बीजों का फैलाव बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक ही जगह पर अगर सारे बीज गिर जाएंगे तो उसमें समस्या उत्पन्न हो जाएंगी, बीजों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगेंगी। तो इस टाइप से दोस्तों ये कुछ अभ्यास दिया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।